ये बात तो तय है कि सक्सेस की कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं होती, लेकिन ये बात भी उतनी ही तय है कि कुछ बेसिक वैल्यूज जरूर होती हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिल जाती हैं। और हम यहाँ शॉर्ट टर्म सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो बात हो रही थी सक्सेस की, और जहां तक बिजनेस में सक्सेस की बात है, हम हमेशा जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें सक्सेस मिलती है। वो कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, या वो कौन सी वैल्यूज हैं, या वो कौन से कोड्स हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यकीन मानिए कि आज की समरी उन कोड्स को डीकोड कर देगी। और इसीलिए आज की समरी का टाइटल भी है द क्रिएटर्स कोड, जिसे लिखा है एमी विल्किंसन ने। तो सवाल उठता है कि क्रिएटर्स कौन हैं? ये लोग फेमस और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स बनाए हैं जिन्हें कस्टमर्स ने बहुत पसंद किया है। आज की बुक समरी में आप क्रिएटर्स के स्किल्स के बारे में सीखेंगे ताकि आप भी एक क्रिएटर बन सकें। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या पेपाल, चिपटल और चोबानी की कहानियां जानना चाहते हैं तो फिर आज की बुक समरी आपके लिए ही है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द क्रिएटर्स कोड बाय एमी विल्किंसन। क्या आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? तो आपको क्रिएटर्स कोड सीखना होगा। आप इस समरी में दी गई 5 खास स्किल्स सीख सकते हैं। पहला है गैप ढूंढना, दूसरा दिन के उजाले के लिए ड्राइव करो, तीसरा उड़ा यानी कि OODA लूप उड़ाओ, चौथा समझदारी से हारो और पांचवा छोटी छोटी चीजें गिफ्ट करो। इस समरी में दी गई एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस कहानियों से आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। तो आइए फिर इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले कंसेप्ट से, यानी कि इस पहले चैप्टर से, फाइंड द गैप। क्रिएटर्स में कुछ जानने की इच्छा और समझ होती है जिससे वो ऐसे गैप को देख सकते हैं जिसे भरने की जरूरत है। वो हमेशा सवाल पूछते हैं और जवाब ढूंढते हैं। क्रिएटर्स हमेशा ये गैप 3 तरह से भरते हैं। ऑथर इन्हें सनबर्ड्स, आर्किटेक्ट्स और इंटीग्रेटर्स कहते हैं। सनबर्ड वो लोग हैं जो एक जगह से सॉल्यूशन लेकर दूसरी जगह पर अप्लाई करते हैं। आर्किटेक्ट वो लोग हैं जो प्रॉब्लम देखकर उसका सॉल्यूशन खुद शुरुआत से बनाते हैं। आर्किटेक्ट्स शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ खुद बनाते हैं, जबकि सनबर्ड्स दूसरी जगह से इंस्पिरेशन लेते हैं। इंटीग्रेटर कई मौजूदा कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। अक्सर वो अपोजिट आइडियाज को एक दूसरे के साथ जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। इंटीग्रेटर्स अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। स्टीव वेल्स जाने माने मैक्सिकन रेस्टोरेंट चिपोटल के फाउंडर हैं। वो बोल्डर, कोलोराडो में बड़े हुए थे। जब स्टीव बच्चे थे तो बाकी बच्चों की तरह कार्टून नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें कुकिंग शोज देखना पसंद था। कॉलेज के बाद वो न्यूयॉर्क के क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में पढ़े। स्टीव ने वहां बहुत कुछ सीखा। ये उनके लिए एक मजेदार एक्सपीरियंस रहा था। फिर वो सैन फ्रांसिस्को में एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। छुट्टी के दिन स्टीव बाहर जाकर मैक्सिकन खाना खाते थे। वहां उन्हें अलग अलग मसालों और खाने की चीजों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उन्होंने टैक्यूरिया के बाहर बहुत लंबी लाइन देखी। वहां बहुत ही टेस्टी, फ्रेश और गर्मा गर्म खाना सर्व किया जा रहा था। इतनी लंबी लाइन देखकर स्टीव को लगा कि टैक्यूरिया की कमाई अच्छी होती होगी। इससे उन्हें अपना रेस्टोरेंट शुरू करने की इंस्पिरेशन मिली। कुछ हफ्तों बाद वो वापस कोलोराडो गए और अपने पहले रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढी। उन्होंने 1 महीने के रेंट के लिए $750 दिए। वो जगह 850 स्क्वायर फीट बड़ी थी। इस तरह पहला चिपोटल 1993 में खुला। स्टीव एक फास्ट फूड चेन बनाना चाहते थे जो असल में फास्ट फूड से उल्टा मतलब रखता हो। वो खाने की क्वालिटी में किसी तरह की कमी या समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स चुने जो जल्दी और कम कीमत में मिलते थे।
बाकी फास्ट फूड की तरह चिपोटल में खाना बनाने की टेक्निक मशीनी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां प्याज को किसी मशीन से नहीं बल्कि एम्प्लॉइज खुद अपने हाथों से काटते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन प्याज में से नमी हटा देती है। चिपोटल में काम करने वाले खुले किचन में काम करते हैं ताकि कस्टमर उन्हें देख सके। स्टीव ने कहा कि वो चाहते थे कि लोग देखें कि वो ताजे एवोकाडो से गुआकामोल बनाते हैं। गर्म, ताजा, हेल्दी, टेस्टी, सस्ता और कस्टमर्स को फटाफट खाना सर्व करना, यह है चिपोटल की खासियत। जहां बाकी फास्ट फूड में सब कुछ प्रोसेस किया जाता है या डिब्बा बंद टिन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं चिपोटल में सब शुरू से बिल्कुल ताजा बनाया जाता है। इसके बावजूद उन्हें खाना सर्व करने में देरी नहीं होती। चिपोटल मेन्यू में बहुत लिमिटेड आइटम हैं, जैसे बरिटो, टैको, सैलेड और बरिटो बाउल। चिपोटल बर्गर, कॉफी या कुकीज नहीं बनाते, पर स्टीव का यह गोल है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और टेस्टी बरिटो बनाने वाला ब्रांड बने। स्टीव का मंत्र है ईमानदारी के साथ खाना बनाना और सर्व करना। निमन रेंच उनके सप्लायर्स में से हैं, जो सैन फ्रांसिस्को के पास हैं। निमन रेंच अपने किसी भी जानवर या पौधों पर कोई एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड या ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल नहीं करते। सभी चिकन, पोर्क और बीफ फ्री रेंज हैं और सभी फल और सब्जियां ऑर्गेनिक हैं। स्टीव का मानना है कि हेल्दी और हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स सिर्फ अच्छे और हाई एंड रेस्टोरेंट्स को नहीं मिलने चाहिए। वे कहते हैं कि सस्ता और हेल्दी खाना सबको मिलना चाहिए। स्टीव ये भी कहते हैं कि उन्होंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुरू तो कर लिया था, पर उन्हें फास्ट फूड के रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो एक इंटीग्रेटर है जिन्होंने कई अलग अलग तरह के अपोजिट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्स कर दिया था। इसका नतीजा ये निकला कि चिपोटल के फूड क्वालिटी को बहुत बड़ी सक्सेस मिली, पर इस कंपनी की वैल्यू करीब $3.6 बिलियन है। ड्राइव फॉर डे लाइट, यह है नेक्स्ट चैप्टर। रेस कार के ड्राइवर अपनी स्पीड को 200 माइल्स पर घंटा कैसे रखते हैं? उनका ध्यान खींची हुई लकीरों पर नहीं होता, नहीं दूसरे ड्राइवर से आगे रहने में होता है। उनका ध्यान मंजिल पर होता है। क्रिएटर्स रेस कार ड्राइवर की तरह ही होते हैं। क्रिएटर्स अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। वे अपने ध्यान को लेजर की तरह तेज रखकर काम करते हैं। क्रिएटर्स अपनी तुलना दूसरी कंपनियों के साथ नहीं करते। उन्हें इंडस्ट्री के रूल्स या प्रिंसिपल से भी कोई लेना देना नहीं होता। क्रिएटर्स सब काम जल्दी निपटाते हैं और उनका ध्यान हमेशा आगे की ओर रहता है। हमदी उलुकाया चोबानी नाम के $1 बिलियन दही ब्रांड के फाउंडर हैं। वो 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स आए थे। वो असल में टर्की के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से से हैं। हमदी न्यूयॉर्क में बिजनेस पढ़ने आए थे, पर जल्दी उन्हें लगने लगा कि ये जगह उनके लिए नहीं थी। वो अपने आप को डेयरी बॉय बताते हैं। उन्होंने खेत में काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और गांव की तरफ आ गए। 2002 में उन्होंने फेटा चीज बनाना शुरू किया और रेस्टोरेंट और फूड स्टोर्स में बेचने लगे। एक दिन उन्होंने एक ओल्ड क्राफ्ट फूड्स नाम के दही बनाने वाले प्लांट को बेचने का ऐड देखा। उसमें सभी तरह की मशीन लगी हुई थी, पर वो 80 साल से भी पुराना था। पहले तो हमदी ने उस ऐड का कागज फेंक दिया, पर कुछ मिनटों बाद उन्होंने उसे कचरे के डिब्बे में से उठाया और उस दही बनाने वाले प्लांट को देखने चल दिए, जो न्यूयॉर्क से 200 मील दूर था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस जगह की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। वहां छत से पानी टपक रहा था और दीवारों से पेंट की पपड़ियां उखड़ रही थीं। पुरानी मशीनों को सफाई और रिपेयर की जरूरत थी। हमदी के पास इस जगह को न खरीदने के बहुत सारे कारण थे, पर उनका मन कह रहा था कि इसे खरीदा जाए। हमदी का प्लान था कि ऐसा लो फैट, हाई प्रोटीन ग्रीक दही बनाना जो यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी और ब्रांड से बेहतर हो। उन्होंने सोचा कि अमेरिकन दही बहुत मीठा, पतला और प्रिजर्वेटिव से भरा होता है। वो गाढ़ा और खट्टा दही बनाना चाहते थे, जैसा उनकी मां टर्की में बनाती थी। उन्होंने एक अलग किस्म का पैकेजिंग डिजाइन किया, जिस पर लोगों की तुरंत नजर पड़े। हमदी ने दही के कप को ज्यादा छोटा और गोल बनाया था। इसके बाद उन्होंने कप के साइड और ऊपर अपने ब्रांड का लोगो लगाया। हमदी ने कहा, कुछ दिन आपको खुद पर यकीन होता है कि आपका प्रोडक्ट धमाल करने वाला है,
लेकिन अगले ही दिन कोई छोटी सी गलती हो जाती है और दही का स्वाद सही नहीं बनता है। लेकिन एक फाउंडर होने के नाते आपका पूरा ध्यान आपके गोल पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान हटा तो आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने गोल पर नजर रखता हूं, बस वही हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। अक्टूबर 2007 में हमदी और उनके स्टाफ ने चोबानी का पहला ऑर्डर पैक किया। वो था 300 स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और पीच ग्रीक दही के डिब्बे, जिसे लॉन्ग आइलैंड के एक रिटेलर के लिए बनाया गया था। एक हफ्ते बाद स्टोर मैनेजर का फोन आया कि सारा का सारा दही फटाफट बिक गया था। चोबानी दही ने धूम मचा दी थी। यह खबर मिलते ही हमदी ने फटाफट शॉपराइट सुपरमार्केट चेन को कांटेक्ट किया। उनकी दुकानें 200 से भी ज्यादा लोकेशन में मौजूद थी। हमदी बचे हुए दही को स्टोर में रखने का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने वादा किया कि जो दही नहीं बिकेगा वो उन्हें वापस ले लेंगे। उनका ये पैतरा काम कर गया। हमदी को 2009 में एक बड़ा ब्रेक मिला जब कॉस्टको, स्टॉप एंड शॉप, बीजेस होलसेल क्लब और पब्लिक्स जैसे जाने माने स्टोर ने चोबानी के प्रोडक्ट को रखना शुरू किया। हमदी अब हर हफ्ते 1 मिलियन बॉक्स दही प्रोड्यूस करने लगे थे। उन्होंने ये जान लिया था कि चोबानी को अग्रेसिव होना पड़ेगा, इससे पहले कि योप्लेट और डेनन जैसे कॉम्पिटिटर्स उसे कुचलते। चोबानी की रफ्तार बिजनेस का मंत्र बन गया। 2012 तक न्यूयॉर्क का प्लांट हर हफ्ते 1.8 मिलियन केसेस बनाने लगा। तेजी से बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए हमदी ने ट्विन फाइल्स, इदाहो में दूसरा प्लांट खोला। जब हमदी ने बिजनेस शुरू किया था, ग्रीक योगर्ट यूएस के $78 मिलियन योगर्ट बिजनेस का सिर्फ 0.2% शेयर कवर करता था। 2013 के अंत तक यह बढ़कर 50% हो गया था। चोबानी देश का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग योगर्ट बन गया था। हमदी कहते हैं, हमें लाजवाब चीजें करने का आशीर्वाद मिला है। इस देश में योगर्ट की कहानी तो बस शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। फ्लाइंग दी ऊडा लूप। OODA, ऊडा मतलब ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट करना। यह थॉट एयरफोर्स पायलट जॉन बॉयड का है। इसका मतलब है तेज रफ्तार की कंपटीशन में भी दुश्मन से ज्यादा हमें फायदा हो। दुश्मन का ध्यान जाए उससे पहले ही अपने अगले कदम की तैयारी करना। इससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है और सिचुएशन का कंट्रोल हमारे हाथों में आ जाता है। पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना और हर सोर्स से सारी इंफॉर्मेशन को समेटना। दूसरा स्टेप है ओरिएंट करना, यानी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपनी दिशा तय करना और इंफॉर्मेशन में से जरूरी और गैर जरूरी जानकारी को अलग अलग करना। तीसरा स्टेप है डिसाइड करना, यानी कि क्या एक्शन लेना है वो फैसला करना। चौथा स्टेप है काम करना, यानी कि आपने जो फैसला लिया है उस पर काम करना। ऊडा एक लूप है। आपको इफेक्टिव डिसीजन जल्दी जल्दी लेते रहने होंगे। इससे आपको अपने दुश्मन की तुलना में एडवांटेज भी मिलता है। इसका फायदा समय के साथ बढ़ता जाएगा और आप एक पावरफुल कॉम्पिटिटर बन पाएंगे। इसलिए ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट करना ना भूलें। 1999 में मैक्स लेचन और पीटर थियल ने अपने प्रोडक्ट कॉन्फिनिटी को एलॉन मस्क के X.com के साथ मिलकर मर्ज कर दिया था। उन्होंने अपने नए ऑनलाइन बैंकिंग फर्म का नाम पेपाल रखा। कंपनी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रीड हॉफमैन का कहना है कि पेपाल टीम की खास बात यह है कि वो फास्ट है और आगे बढ़ते रहते हैं। वो काम पूरा करवाना जानते हैं, चीजों को चेक करते रहते हैं और जो चीज काम नहीं कर रही है उसे छोड़ते जाते हैं। पेपाल अपने कॉम्पिटिटर्स से जल्दी और बेहतर तरीके से ऊडा लूप से गुजरते रहे। जब उनका कोई कॉम्पिटिटर कोई नया फीचर रिलीज करता है तो पेपाल एकदम आगे बढ़कर कुछ बेहतर रिलीज करता है। एक बार .com बैंक ने उन लोगों को $10 बोनस में दिए जिन लोगों ने अपने दोस्तों को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस में साइन अप करवाया था। पेपाल ने एक हफ्ते में ही इसका तोड़ निकाल लिया और उन लोगों को $10 बोनस में दिए जिन्होंने साइन अप किया था, और जिन लोगों ने अपने किसी दोस्त को रेफर किया था उन्हें अलग से $10 भी दिए। ये स्ट्रेटेजी जबरदस्त काम कर गई। पेपाल के को फाउंडर पीटर थियल ने महसूस किया कि ईमेल बहुत ही पावरफुल मीडियम बनने वाला है। इसलिए उन्होंने रूल बनाया कि जब कोई पेपाल यूजर किसी ऐसे इंसान को पैसे भेजता है
जिसका पेपाल में अकाउंट नहीं है तो उसे ईमेल पर एक लिंक भेजा जाएगा और अपने पैसे निकालने के लिए उसे पहले पेपाल में अपना अकाउंट बनाना होगा। पेपाल यूजर्स किसी को भी पैसे भेज सकते थे, चाहे उसका पेपाल में अकाउंट हो या ना हो, बस उन्हें ईमेल एड्रेस की जरूरत होती थी। इस वजह से पेपाल को रोजाना 20,000 नए यूजर्स मिलने लगे। उस दौरान ईबे के बायर्स और सेलर्स भी पेपाल का इस्तेमाल करने लगे थे। जब कोई सेलर किसी बायर को पेपाल पर साइन अप करने के लिए इनवाइट भेजता था तो उसे $10 बोनस मिलते थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन साबित हुआ, जिसकी वजह से पेपाल की तेजी से ग्रोथ हुई थी। ईबे पेपाल की तेज रफ्तार देखकर चौंक गया था। एक बार एक कस्टमर की डिमांड थी कि उसके ऑक्शन साइट पर पेपाल का लोगो लगाया जाए। पेपाल को एक अच्छा मौका लगा। उन्होंने ईबे कस्टमर्स के लिए एक खास लोगो बनाया। हम पेपाल स्वीकार करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ईबे पेपाल का कैश रजिस्टर चला रहा है, क्योंकि पेपाल ने मुश्किल हालातों में ऊडा लूप को फॉलो किया, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए। पेपाल 2001 में प्रॉफिट कमाने लगा था। .com बबल बर्स्ट के बावजूद भी जुलाई 2002 में ईबे ने आखिर पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। और इस इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी को पढ़ने के बाद बढ़ते हैं आगे। फेल वाइजली। क्रिएटर्स हारने से डरते नहीं हैं, बल्कि वो हार की कदर करते हैं, क्योंकि हार की वजह से वो हो रही अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप जितना ज्यादा हारेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और सही जवाब के करीब पहुंचेंगे। डिजाइन फर्म IDEO के को-फाउंडर डेविड केली कहते हैं, सिलिकॉन वैली की एक खास बात यह है कि यहां हार को सम्मान दिया जाता है। हार के साथ जो सीख मिलती है उसे महत्व दिया जाता है। क्रिएटर्स हार के मामले में खुद से ईमानदार रहने की खूबी को डेवलप कर लेते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखने के लिए शांत बने रहते हैं और पक्का इरादा बनाए रखते हैं। इलॉन मस्क ने कहा है, आपको अपने दोस्तों से पूछना चाहिए कि वो आपको बताएं कि वो क्या देखते हैं। आपको पता चले उससे पहले उन्हें दिख जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। क्रिएटर्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कंफर्टेबल होते हैं। वे छोटे छोटे दांव लगाकर अलग अलग मॉडल को ट्राई करते हुए, बदलाव लाते हुए समझदारी से हारते हैं। गहनों की कंपनी स्टेला एंड डॉट की फाउंडर जेसिका हेरिन कहती हैं, आपको हार को शुरुआत या बीच का दौर समझना चाहिए, न कि अंत। 2003 में जेसिका डायरेक्ट सेलिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रही थी। कॉर्पोरेट दुनिया में उन्होंने एक सक्सेसफुल करियर बनाया, पर वो उन औरतों के लिए रास्ता खोजना चाहती थी जो अपने तरीके से, अपनी सहूलियत से काम करना चाहती हैं। एक दिन वो डलास के किसी होटल की लिफ्ट में जा रही थी। जब दरवाजा खुला तो मैरी के कॉस्मेटिक ब्रांड की नई सेल्स वुमेन अंदर आई। जब वो उन सबके सेलिंग टिप्स और अचीवमेंट के बारे में बात कर रही थी तो जेसिका को एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। जेसिका को लगा कि बस यही चीज है। उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, ल्यूक्स ज्वेल्स। जेसिका अपनी खुद की ज्वेलरी डिजाइन करके बनाती थी। उन्होंने अपनी वेबसाइट और इनविटेशंस भी खुद बनाए थे। उन्हें सही प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए 100 पार्टी और 100 शोज करने पड़े। इस दौरान जेसिका अपनी गलतियों से सीखती रही। 2004 में जेसिका को एक पार्टनर मिले, ब्लीथ हैरिस, और उन्होंने स्टेला एंड डॉट को बनाया। ये एक हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ सेल्स एजेंट को स्टाइलिस्ट कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं। ये होम शोज द्वारा या ऑनलाइन के जरिए डायरेक्ट अपना सामान बेचते हैं। स्टेला और डॉट जेसिका और ब्लीथ की दादी के नाम है। जहां बाकी बिजनेस गलतियां करके बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद कर देते हैं, जेसिका और ब्लीथ प्रोडक्ट को बनाने से पहले छोटे लेवल पर टेस्ट करके देखते हैं और उसके बाद $1 मिलियन तक का स्टॉक बनाते हैं। अपने अगले प्रोडक्ट लाइन को चुनने में वो स्टाइलिस्ट को भी शामिल करते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जेसिका पोस्ट इट नोट को बढ़ावा देती हैं। इन पोस्ट इट नोट्स पर पसंद है और छोड़ दें ये लिखा होता है। स्टाइलिस्ट नेकलेस, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स या कैटलॉग कवर पर वोट करने के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं। जिन आइटम्स को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं वही थोक में बनाए जाते हैं। स्टेला एंड डॉट को इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करते समय भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी। यूनाइटेड किंगडम में फैलने से पहले जेसिका ने इस बात का ध्यान रखा
कि इंग्लिश औरतें बहुत रिजर्व्ड होती हैं। वो खुलकर अपने दोस्तों को ट्रंक शोज के लिए अपने घर नहीं बुलाएंगी। जो जेसिका ने किया वो एक टेस्ट था। उन्होंने यूके में 5 दिनों में 7 यानी कि 7 ट्रंक शोज किए और वो हिट साबित हुआ। उन्होंने सीखा कि इंग्लिश औरतें ट्रंक शोज कॉन्सेप्ट को खुलकर अपनाने के लिए तैयार थीं। 2011 में स्टेला एंड डॉट को यूरोप में लॉन्च किया गया। यूके, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड की औरतें अब अपने घरों में स्टेला एंड डॉट के ट्रंक शोज करती हैं। 2013 में स्टेला एंड डॉट की $220 मिलियन से भी ज्यादा सेल हुई थी और ये कंपनी अब भी बढ़ रही है। स्टेला एंड डॉट की स्टाइलिस्ट हर तरह के माहौल से आने वाली औरतें हैं। जेसिका कहती हैं, इस साल हमारा गोल ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। मैं अपने बोर्ड से कहती हूं कि नई चीजें आजमाओ और सीखो ताकि अगले साल और उसके अगले साल हम आज की तुलना में एक बेहतर कंपनी बन सके। नेक्स्ट चैप्टर है गिफ्ट स्मॉल गुड्स। इन चैप्टर्स के द्वारा हम उन्हीं 6 कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं जो हमने शुरुआत में डिस्कस किए थे। क्रिएटर्स हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वे दयालु होते हैं और किसी भी हद तक मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्रिएटर्स देने वाले लोग होते हैं और वो रेफरेंस देना, रिज्यूमे फॉरवर्ड करना, ऐसे छोटे मोटे काम से पॉजिटिव रिश्ता बनाते हैं। क्रिएटर्स हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके ढूंढते हैं। लोग उनके साथ काम करना चाहें वो ऐसे इंसान माने जाते हैं। वो भरोसेमंद होते हैं। क्रिएटर्स ऐसे पार्टनर होते हैं जो सबका फायदा करवाते हैं। दूसरों को सक्सेसफुल होने में मदद करके क्रिएटर्स खुद की सक्सेस बेमिसाल बना देते हैं। रॉबर्ट लैंगर दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लैब को लीड करते हैं जो MIT में स्थित है। वो ह्यूमन टिश्यू इंजीनियरिंग और कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी में माहिर हैं। रॉबर्ट 25 कंपनियों के को-फाउंडर हैं। उन्होंने 800 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं, 1200 से ज्यादा पेपर पब्लिश किए हैं और 200 से ज्यादा अवार्ड जीते हैं। फिर भी जब रॉबर्ट से पूछा गया कि उन्हें कौन सी अचीवमेंट पर सबसे ज्यादा गर्व है, तो उनका जवाब था उनके स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि उनके स्टूडेंट्स की सक्सेस देखकर उन्हें बहुत संतोष मिलता है। रॉबर्ट ईमेल का जवाब मिनटों में देते हैं। वो पेपर पढ़कर उसका फीडबैक 24 घंटों में दे देते हैं। अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। वो कभी भी उनकी सलाह ले सकते हैं। रॉबर्ट उनके स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढने में और ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करने में मदद करते हैं। वो प्रोफेसर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पाने में मदद करते हैं। वो वेंचर कैपिटलिस्ट को कटिंग एज विज्ञापन के बारे में जानकारी देते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को साइंटिफिक रिसर्च कैसे बढ़ाना है उसकी सलाह देते हैं। पहला पेटेंट मिलने से रॉबर्ट काफी बार रिजेक्ट हुए थे, पर जब उनका करियर चल पड़ा वो हमेशा अपने पुराने साथियों और स्टूडेंट्स के साथ काम करते रहे। 1980 में रॉबर्ट ने एली लिली को अपने पहले कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया, पर इस बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रॉबर्ट ने अपना पेटेंट वापस पाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप एनजीटेक अपने पुराने MIT के साथी एलेक्स क्लिबानोव के साथ शुरू किया। बाद में इस कंपनी का नाम एल्केमिस्ट रखा गया। आज एल्केमिस्ट ऐसे माइक्रोस्फीयर बनाती है जो शिजोफ्रेनिया, डायबिटीज, शराब की लत और कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां डिलीवर करती है। उसी समय के दौरान नोवा फार्मास्यूटिकल्स ने एक लाइसेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए रॉबर्ट को कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने इसमें हेनरी ब्रेम को शामिल करने का सुझाव दिया, जो जॉन्स हॉपिकिंस में न्यूरोसर्जन है। हेनरी ब्रेन ट्यूमर को निकालने में अपने खासियत की वजह से जाने जाते थे। इस पार्टनरशिप का नतीजा है ग्लाइडल वेफर। ये एक पॉलीमर डिस्क है जो कीमोथेरेपी को उसकी जगह पर ले जाता है जहां से ब्रेन ट्यूमर निकाला गया हो। ग्लाइडल वेफर ट्यूमर वाली जगह पर ही ड्रग्स रिलीज करता है, जबकि बाकी ट्रीटमेंट हेल्दी सेल्स पर भी असर करते हैं। इस सक्सेसफुल प्रोडक्ट की वजह से $12 बिलियन की कंपनी बनी। तब से रॉबर्ट अपने स्टूडेंट्स के रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें सही प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। रॉबर्ट के 250 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के लीडर बने। इसी दौरान 200 से भी ज्यादा ने खुद के लैब बनाए। रॉबर्ट के एक स्टूडेंट का कहना है, आइडिया रॉबर्ट का हो या किसी और का, श्रेय किसको जाता है उन्हें उसकी चिंता नहीं है।
हम सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करते हैं जो इंसान की तकलीफ को दूर कर सके। और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े और सुने उनको रिवाइज करने का। तो आइए फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपने 5 जरूरी स्किल्स सीखे। पहला, गैप ढूंढना। क्रिएटर्स सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि क्या भरने की जरूरत है। वो सनबर्ड्स, आर्किटेक्ट्स या इंटीग्रेटर्स हो सकते हैं। सनबर्ड्स एक जगह की टेक्निक को दूसरी जगह पर अप्लाई करते हैं। आर्किटेक्ट्स शुरुआत से सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि इंटीग्रेटर्स कई अलग अलग मौजूदा एलिमेंट्स को मिलाते हैं। स्टीव एल्स चिपोटल के फाउंडर हैं। उन्होंने फास्ट फूड के क्विक, सस्ते और इफेक्टिव स्ट्रेटजी को हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और मशीनों की जगह हाथ से खाना बनाने की टेक्निक को साथ मिलाया और नतीजे में पाया सबसे बेहतरीन मैक्सिकन खाना जो कस्टमर्स को बेहद पसंद है। दूसरा है, क्रिएटर्स को हारने या इंडस्ट्री के तौर तरीकों की चिंता नहीं होती। वे छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर नजर उनकी लॉन्ग टर्म गोल्स पर ही होती है। हमदी उलुकाया ने बढ़ती डिमांड के हिसाब से चोबानी की रफ्तार को बरकरार रखा। उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया ताकि योगर्ट बनाने वाली कंपनियां उन्हें कुचल ना सकें। तीसरा है ऊडा लूप। क्रिएटर्स लगातार ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट करते हैं। इस वजह से उन्हें मुश्किल दौर में भी फायदा होता है। क्रिएटर्स ऑब्जर्व करके जानकारी निकालते हैं। वो जान लेते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है। वो मौजूदा ऑप्शंस में से डिसाइड करते हैं कि क्या चुनना चाहिए और इसके बाद वो तेजी से काम करते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। पेपाल ने ऊडा लूप को बार बार अपनाया। जब कॉम्पिटिटर कुछ नया लॉन्च करते थे तो पेपाल फटाफट कुछ बेहतर लॉन्च कर देता था। ऊडा की वजह से पेपाल तेजी से बदलते माहौल में भी कामयाब रहा है। चौथा है, समझदारी से हारो। क्रिएटर्स हारने से डरते नहीं हैं। हालांकि वो हार का स्वागत करते हैं क्योंकि उन गलतियों से वो सीखते हैं। जेसिका हेरन, जो स्टेला एंड डॉट की को-फाउंडर हैं, इस बात पर यकीन करती हैं कि हार को शुरुआत या बीच का समय समझना चाहिए, कभी भी अंत नहीं। वो अपने प्रोडक्ट के सैंपल पर वोटिंग करवाती हैं, ये चुनने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट थोक में बनाया जाए। जेसिका ने यह जानने के लिए कि यूरोपियन देशों में ट्रंक शोज चलेंगे या नहीं, कुछ लोगों के साथ इसका सैंपल टेस्ट किया। वो अपने बोर्ड से कहती हैं कि एक्सपेरिमेंट करते रहने से हम बेहतर बन सकते हैं। पांचवा है, छोटी छोटी चीजें गिफ्ट में दें। क्रिएटर्स देने वाले और मदद करने वाले होते हैं। वो किसी भी जरूरतमंद की मदद करते हैं। वो एक मिसाल है कि एक छोटी सी मदद बहुत लंबा असर करती है। क्रिएटर्स निस्वार्थ होते हैं और दूसरों को भी निस्वार्थ बनने की इंस्पिरेशन देते हैं। रॉबर्ट लैंगर एक बहुत कामयाब और सम्मानित केमिकल इंजीनियर हैं। वो 25 कंपनियों के को-फाउंडर हैं और 800 पेटेंट के मालिक भी। वो ये सब अचीव कर सके क्योंकि वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियंस की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। रॉबर्ट हमेशा अपनी रिसर्च को किसी के साथ शेयर करना पसंद करते थे। उनकी सुदारता की वजह से उन्हें एक सक्सेसफुल करियर का आशीर्वाद मिला था। तो अब आप वो 5 जरूरी स्किल्स जानते हैं जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है। हमें आशा है कि आप इन्हें अप्लाई करके एक क्रिएटर बनेंगे। आप में वो एबिलिटी है और यही सही समय भी है, इसलिए अपने आप को और अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी और मुझे लगता है कि कोई एक स्किल नहीं, 5 की 5 स्किल्स ऐसी हैं जिन पर काम करना जरूरी है। और अगर आप सहमत हैं और 5 ही स्किल्स पर काम करने के लिए अपने माइंडसेट को तैयार कर चुके हैं तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 5। आपकी तरफ से वही कमिटमेंट और प्रॉमिस होगा और हम समझ जाएंगे कि आप इन 5 स्किल्स को पूरी तरह से समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, इस समरी को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। मगर अगर आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर चुके हैं और कमिटेड हैं कि इन 5 स्किल्स पर आपको काम करना है तो बस कमेंट सेक्शन में लिखिए 5 और सजेस्ट कीजिए कि अगली बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं।